कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी के हमारे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो अब हम 12th केमिस्ट्री का पार्ट 5 है, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। उसका लेक्चर नंबर कौन सा कराने जा रहे हैं, पार्ट नंबर कौन सा कराने जा रहे हैं, एक बार लिख देते हैं। पार्ट नंबर 3 कराने जा रहे हैं। कौन से नंबर का पार्ट कराने जा रहे हैं, दैट इज पार्ट नंबर 3 कराने जा रहे हैं। और इससे पहले हम पार्ट 1 और 2 करा चुके हैं, जिसमें काफी सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। तो उसको एक बार जाके देख लीजिए तो आपको समझ में आसानी से आएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसके लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने ये सारी चीजें पढ़ रखी थी कि भाई क्या होती है अधिशोषण, अधिशोषक, ये सारी चीजें हम पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आपको अगर समझना है तो वो पुराने वाले लेक्चर्स में जाके एक बार सुनिए। और ये अधिशोषण समतापी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अधिशोषण समतापी वक्र। तो इसको हमने पूरा डिस्कस कर रखा है, पूरा डिस्क्राइब भी कर रखा है, और कैसे कैसे ये चीजें आई वो हम बता चुके हैं। तो आज हम बताएंगे अधिशोषण के अनुप्रयोग। क्या बताएंगे, अधिशोषण के अनुप्रयोग कि भाई इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, कि अधिशोषण कहाँ कहाँ यूज होता है। तो एक तो होता है गैस मास्क में। कैसे, मैंने बताया अधिशोषण क्या होता है, सोखने का काम करता है, अधिशोषित करता है। तो गैस मास्क एक तरह से समझ गए कि भाई कहीं जगह पे गैस रिसाव हो गया तो वहां गैस हमारे मुंह में चली जाएंगी। तो अगर हम मास्क पहन लेंगे तो वो गैस है ना, गैस जो आसपास के चारों तरफ गैस फैली हुई है, तो हमारे मुंह के अंदर जाने की बजाय जो मास्क है वो सोख लेगा, अपने अंदर अधिशोषित कर लेगा। तो हमारे अंदर आने दीजिएगा, अपने अंदर अधिशोषित कर लेगा। तो ऐसे इस तरह से गैस मास्क में भी यूज होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसमें बस ये लिख रखा है कि सक्रिय चारकोल का गैस मास्क में उपयोग किया जाता है, जो वायु में उपस्थित जहरीली तथा हानिकारक गैसों जैसे COCH4 को अधिशोषित कर लेता है। वही बताया, वायु में खानों में लोग काम करते हैं ना, तो उनको कुछ ना कुछ जरूरी चाहिए, उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए भाई काम करने के लिए। काम करने इतनी भयानक जगह है तो उसके लिए चाहिए ना कुछ। तो उसके लिए गैस मास्क यूज किया जाता है। समझ में आ रहा होगा। अब आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है कपड़ों की रंगाई में। कैसे हो सकता है कपड़ों की रंगाई में, आप सोचो। अधिशोषण का मतलब क्या है कि चीजों को अधिशोषित करा है, सोख रहा है। तो आपने देखा होगा जब नया नया कपड़ा बनाते हैं, सूती से पहले उसको चरखे का एक तरह से, अब तो नहीं होता पर मशीनों में पहले कपड़ा बनाया जाता है, उसके बाद उसमें रंग किया जाता है। तो कैसे करते हैं, उसके अंदर वो रंग को अधिशोषित करना पड़ता है, जब भी तो उसके अंदर रंग जाएगा ना। सफेद कपड़े के अंदर कैसा भी कपड़ा होगा, उसको रंग बिरंगा अलग अलग तरीके का बनाने, तो उसमें रंग डालना पड़ेगा ना, रंग के साथ उसको मिक्स करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, ये कौन से सिद्धांत पे होगा, अधिशोषण के सिद्धांत पे। तो कपड़ा है ना, रंग को खींच लेगा अपनी तरफ, अपने अंदर खींच लेगा, तो कपड़े की रंगाई में भी यूज हो सकता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? फिटकरी का उपयोग कपड़ों की रंगाई में करते हैं, जहां रंग जाए कणों को, ये भी हो सकता है। तो बेसिक आपको मेन समझ में आना चाहिए कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगला है नमी को हटाने में। नमी को हटाने में यानी जो नमी क्या होती है, एक तरह से गैस, एक तरह से पानी, हल्का पानी होता है। जैसे कि बारिश के मौसम में आपने देखा होगा, जब बारिश खत्म हो जाती है तो हल्की हल्की आसमान में बूंदे सी रह जाती है ना, हल्की हल्की बूंदे होती है, तो उसको हटाने में भी यूज हो जाता है। उसके अलावा सिलिका जेल वायु से नमी को अधिशोषित करने में उपयोगी होता है। ये एक सिलिका जेल अधिशोषक है, क्योंकि ये सूख रहा है ना, नमी ये सूख लेगा तो अधिशोषक हो गया, और जो नमी है वो क्या है, अधिशोष्य हो गई। अधिशोषित करने में उपयोगी होता है महंगे उपकरण जिनमें नमी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि उन चीजों में भी यूज किया जाता है जिसमें अगर नमी हो। जैसे कोई चीजें नमी से खराब हो जाती है, जैसे कुछ मशीनें होती हैं जिनमें पानी या नमी चीजें होगी तो वो ज्यादा वर्क नहीं करेंगी, तो वहां पे ये अधिशोषक लगा देते हैं जिससे नमी को खींच लेता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने ये 3 पॉइंट करा चुके हैं। इसके अलावा चौथा है ये रंगीन अशुद्धियों को दूर करना। अब ये भी कि भाई रंगीन अशुद्धियां होती हैं, जैसे शर्करा, खाद्य तेल, अनेक कार्बनिक विलयनों में रंगीन अशुद्धियां होती हैं। कैसी अशुद्धियां होती है, रंगीन अशुद्धियां, जिनको चारकोल की सहायता से अधिशोषित कर दूर करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ सारी अशुद्धियां होंगी। अब कपड़ों में तो रंगीन फंगीन सही लगता है, लेकिन शर्करा में यानी चीनी में, खाद्य तेल जैसे रिफाइंड, इन चीजों में अगर अशुद्धियां आती हैं तो जो चारकोल होता है ना, चारकोल में बता चुका हूँ पुराने वाले लेक्चर्स में, चारकोल में क्या होता है। तो चारकोल डाल देते हैं तो वो चारकोल अशुद्धियों को खींच लेता है। अगला है विषमांगित प्रेरण में धातु उदाहरण FNI, PT, PD ये शब्द होते हैं ना, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम आदि का औद्योगिक विधियां। उदाहरण अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, संपर्क विधि, H2SO4, इन सब जो विधियां है ना, इनमें देखना कि जो हैबर विधि में भी निकल का यूज किया जाएगा। ऐसी संपर्क विधि, संपर्क H2SO4 निर्माण में, जो H2SO4 निर्माण करते हैं ना, H2SO4 का निर्माण करते हैं, वो किस विधि से करते हैं, वो संपर्क विधि से करते हैं। संस्पर्श प्रक्रम आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो उसमें PT तेलों का हाइड्रोजनीकरण निकल में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। जैसे तेलों का हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो उसमें निकल, H2SO4 में PT, Fe, ये सारे Fe किस में यूज करेंगे, हैबर प्रक्रम। अमोनिया निर्माण की होती है, आपने बताया था N2+3H2 2NH3 बनता है, N2+3H2, ये आपने पढ़ा होगा
इससे क्या बनता है 2NH3 बनता है। और क्या लेते हैं हम ऊपर Fe लेते हैं, क्या लेते हैं Fe उत्प्रेरक लेते हैं कैटेलिस्ट एक तरह से, तो क्या बनता है ये 2NH3 यानी अमोनिया बन रहा है। ये कौन सी विधि होगी, हैबर विधि होगी। ऐसे ही संपर्क विधि होती है H2SO4 के निर्माण की, ये आपने पढ़ रखा होगा। ये सब इन चीजों में जो ये उत्प्रेरक यूज किए जा रहे हैं ना, वो क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि जो अशुद्धियां होती हैं वो सब खींच लेते हैं, अशुद्धियां खींच लेते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो ये रिएक्शन हो रही है तो उनको होने के लिए कोई ना कोई तो सरफेस चाहिए ना, कोई ना कोई सतह चाहिए। तो जो ये अधिशोषक होते हैं, अधिशोषक मैंने बताया था कि जितने ज्यादा अधिशोषक होंगे वो ज्यादा सरफेस प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि अधिशोषक क्या देखते हैं, अधिशोषित करते हैं चीजों को। तो जितना अच्छा अधिशोषक है उतना ज्यादा अच्छा अपनी तरफ अधिशोषित करके इन गैसों को रिएक्शन जल्दी करा देगा। N2 भी उसी के पास आ जाएगी, H2 भी आ जाएगी, तो जल्दी रिएक्शन होकर NH3 बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं विस्मांगित प्रेरण में। ऐसे बहुत सारे होते हैं पर ये कॉन्सेप्ट ये भी होता है। उसके अलावा आयन विनिमय रेजन, जल के विलवणीकरण में आयन विनिमय रेजन में भी होता है ना। यही एक आयन विनिमय रेजन कार्बनिक बहुलकों में उपस्थित समूह, उदाहरण COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2, अमोनिया ऐसे वो समूह विलयन अथवा जल में ऐसे विशिष्ट आयनों को अधिशोषित करने की क्षमता रखते हैं। कठोर जल को मृदु बनाने में उपयोग होता है। जैसे कठोर जल में हमने क्या पता था, कठोर जल में सल्फेट लवण के कारण क्या होता है, कठोर जल होता है। तो बेसिकली कार्बनिक बहुलकों की कुछ चीजें डाल देते हैं, रेजिन फेजिन या कुछ चीजें डाल देते हैं, जिनके कारण जो कठोर जल है ना मृदु जल में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, जो सल्फेट होगा वो किसी और चीज में बदल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही कि जो कठोर जल होता है उसमें सल्फेट के कारण बनता है, सल्फेट आयनों के बनने के कारण कठोर जल हो जाता है। तो उन आयनों को ही तोड़ देगा ना, उन आयनों को अधिशोषित कर लेगा, यानी जिन मेन रीजन के कारण जल कठोर हो रहा है उस चीज को ही खींच लेगा, तो अपने आप ही जल मृदु बन जाएगा। और उसके अलावा अगला है उच्च निर्यात में, इज इट क्लियर, उच्च निर्यात उत्पन्न करने में चारकोल द्वारा द्रवित वायु से वायु का अधिशोषण पात्र में उच्च निर्वात उत्पन्न करने में उपयोगी होता है। निर्वात उत्पन्न यानी एयरलेस, बिना एयर के कैसे निर्वात उत्पन्न करेगा। फॉर एग्जांपल ये क्या है हमारा चारकोल, अब यहाँ पे गैसें भरी हुई है, तो चारकोल क्या है, अधिशोषक है, तो गैसों को अधिशोषित कर लेगा। सारी गैसों को जितना ज्यादा चारकोल डाले उतनी गैस अधिशोषित कर ली, सारी गैस अधिशोषित कर ली। तो इसके जो आसपास का ये जो चारों ओर का एरिया वहां से गैस अधिशोषित कर ली, तो वो क्या हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा। तो निर्वात में भी होता है। यह विधि उच्च निर्वात दीवार फ्लास्कों में द्रव वायु या H2 के संग्रहण में प्रयुक्त होती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो एक बार इसको मिटा देते हैं, आपको काफी ज्यादा वो लग रहा होगा और दिख नहीं रहा होगा ढंग से, तो फटाफट मिटाते हैं। और अगला है गुणात्मक विश्लेषण में। गुणात्मक विश्लेषण आपने देखा होगा, आप टेस्ट करते हो सल्फेट का, अमोनिया का, एल्यूमिनियम का, ये सब सेकंड शून्य ग्रुप समूह, जीरो ग्रुप समूह, फर्स्ट ग्रुप समूह, ये सब ग्रुप में टेस्ट करते हो, तो उनमें भी यूज होता है। समझ गए। तो एक गुणात्मक विश्लेषण में भी होता है। ये गुणात्मक विश्लेषण में Cl+3 का परीक्षण आधारित है। ये सब आपने रखा होगा, क्योंकि Cl+3 का करते हैं तो जो रंग बनता है ना, रंग, तो रंग कैसे बनता है, वो अधिशोषित कर लेता है एक जगह पे कोई सॉरी स्टूडेंट्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल Al+3 का एक परीक्षण है, ये अधिशोषण पर आधारित होता है। कैसे होता है कि देखो, AlOH का अल्ट्रा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विलयन से नीले लिटमस के रंग का अधिशोषण कर लेता है। यानी कि जो इसका टेस्ट करेंगे तो जो है ना चीज मिलाएंगे, जो कोई अधिशोषक मिलाएंगे, वो क्या है, वो नीले रंग को खींच लेगा, तो वो रंगहीन हो जाएगा येलो। जो फॉर एग्जांपल जैसे इसका Al+3 का मैं परीक्षण करना है, तो AlOH का होता है नीला होता है, लेकिन जो अधिशोषक मिलाएंगे तो वो नीले रंग को खींच लेगा, तो कैसा कलर बचेगा, फिर नीले लिटमस खत्म हो जाएगा, नीला कलर खत्म हो जाएगा, तो हम पता चल जाएगा भाई Al+3 का जो नीला रंग खत्म हो गया। तो एक तरह से अधिशोषण इसमें भी गुणात्मक विश्लेषण में भी यूज होता है। बेसिकली आपको 2-3 रुपये पूछ लेगा, कितना कुछ ज्यादा नहीं पूछता। वर्णलेखिकी में भी होगा, आपने देखा होगा कि वर्णलेखिकी द्वारा आणविक मिश्रण के विभिन्न लगभग समान गुणों वाले अवयवों को पृथक किया जाता है। गैस-ठोस वर्णलेखिकी विधि द्वारा विभिन्न गैसों के मिश्रणों में से गैसों को द्रव-ठोस वर्णलेखिकी द्वारा द्रव के मिश्रण में से विभिन्न द्रवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। इसमें ठोस प्रावस्था स्थिर रहती है, जबकि द्रव तथा गैस प्रावस्था चलायमान होती है। आपने ये पुरानी 11th क्लास में इस सब के बारे में लिख रखा है, वर्णलेखिकी, ऊर्ध्वपातन विधि, जो शुद्ध करने की सारी विधि होती है ना, ऊर्ध्वपातन और आसवन, प्रभाज्यासवन, ये सारी, तो उनमें आपने बाकी ये सब चीजें पढ़ रखी होंगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। और अब हमारा अगला टॉपिक आता है, दैट इज कोलाइड। कोलाइड क्या होता है, ये इसको भी ध्यान से याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या कोलाइड बेसिकली ये थॉमस ग्राम ने पाया कि गेंद, जिलेटिन आदि जानता झिल्ली से विचलित नहीं हो पाते,
जबकि शर्करा आदि जलीय विलयन आसानी से जांतव झिल्ली में से पार हो जाते हैं। तो इसने सोचा कि भाई कुछ चीजें तो होती हैं कि जो एक झिल्ली होती है बहुत पतली, जांतव जंतु की झिल्ली है ना, अब अंदर जाके तो शरीर के अंदर जाके तो दिखा नहीं सकता आपको, पर आप इमेजिन कर लो, भाई कुछ स्टूडेंट होंगे तो समझ सकते होंगे कि भाई क्या होती है जांतव झिल्ली। तो उसने नोट किया कि भाई कुछ तो झिल्ली से तो आराम से पार हो जाते हैं, कि आराम से निकल जाते हैं, कुछ नहीं निकलता, ऐसा क्यों होता है। तो उसने इस हिसाब से दो सीरीज में डिवाइड कर दिया कि भाई दो तरीके के वो पदार्थ होते हैं। तो एक तो होता है कोलॉइड, एक कोलॉइड। इसका होता है कि भाई कोला ग्रीक शब्द का अर्थ है गम, अर्थात गूंद। ये जांतव झिल्ली से विसरित नहीं हो पाते हैं। आपसे पता ही चल रहा है भाई गूंद हो गया, यानी एक तरह से गूंद गया, तो गूंदने के बाद क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, तो बड़ा चीजें थोड़ी विसरित हो पाएंगे। तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं याद करने के तरीके से। तो कोला ग्रीक शब्द का अर्थ है कि वो जांतव झिल्ली से विसरित नहीं हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोंद, गूंद बन रहा है, गोंद ऑब्वियसली होगा। उसके अलावा एक अगला है क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं, जांतव, ऑब्वियसली एक विसरित हो रहा है, तो दूसरा मतलब कोलाइड तो गूंद हो गया, यानी गूंद बड़ा हो गया तो वो विसरित नहीं हो पाएंगे, यानी जा नहीं पाएंगे। तो इसका उल्टा क्या जाएगा, क्रिस्टलॉइड, यानी ये आसानी से जांतव झिल्ली से विसरित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, शर्करा, आपने देखा होगा भाई, शर्करा चीनी के गोल गोल को आप डालो, अपने आप ही पानी सा बह के निकल जाता है। इसलिए क्लियर, समझ गए। और इसके बाद फिर भी आपने देखा होगा कि वर्गीकरण करने के बाद भी भाई कई सारे और वैज्ञानिक आते हैं, वो और वर्गीकृत करते हैं। जैसे अपने परमाणु के बारे में देखा होगा, किसी ने आवर्त सारणी के बारे में 3-4 आए थे, नील्स बोर, मेंडलीव, इन सब ने, मेंडलीफ ने भी दिया था। काफी सारी आवर्त सारणी के भी काफी सारे नए नए कॉन्सेप्ट बन के गए थे ना। तो बस वैसे ही इसमें भी कोलॉइड के विभाजन तो कर दिया, पर कुछ और चीजें होती है ना, एक्स्ट्रा चीजें, जिनका बेसिक जिन चीजों को आधार बना के चीजें डिस्क्राइब नहीं करती, तो उनके लिए और लोगों ने किया। परंतु ग्राम द्वारा और लोगों ने क्या चीज की खोज की, तो देखते हैं क्या होता है। परंतु ग्राम द्वारा पदार्थों का यह वर्गीकरण पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं था, क्योंकि कोई विशेष यौगिक एक विलायक में क्रिस्टलॉइड तथा अन्य विलायक में कोलॉइड का व्यवहार करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि दोनों ड्यूल नेचर दर्शाते हैं। आपने देखा होगा कि डी ब्रोगली का ड्यूल नेचर सिद्धांत, जिसमें बताया था कि प्रकाश की जो किरण होती है वो दो व्यवहार दर्शाती है। इसी प्रकार जो ये विलयन होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं, वो भी ड्यूल नेचर दर्शाते हैं। वो कैसे कि कुछ होंगे ना, कुछ पदार्थ एक कंडीशन में तो कोलॉइड दर्शा देंगे, यानी एक कंडीशन में तो वो झिल्ली से विसरित हो जाएंगे, लेकिन दूसरी कंडीशन में वो विसरित नहीं हो पाएंगे, यानी कभी तो हो जाएंगे, कभी नहीं हो जाएंगे। वो देखते हैं हम कैसे एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल NaCl का जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन NaCl का जलीय विलयन क्रिस्टलॉइड है, जबकि यह बेंजीन में कोलॉइड का व्यवहार करता है। दैट मींस कि NaCl को हमने बताया ना, NaCl क्रिस्टलॉइड होता है। NaCl जल में करेंगे तो उसके बाद वो झिल्ली से क्या हो जाएगा, विसरित हो जाएगा, वो क्रिस्टलॉइड है। लेकिन जब इस NaCl को बेंजीन में डालेंगे तब ये कोलॉइड की तरह से व्यवहार करेगा, यानी जब बेंजीन में डालने के बाद NaCl का विलयन एक बूंद बन जाएगा, एक तरह से ठोस सा ज्यादा बड़ा आकार ले लेगा, जिसके कारण यह विसरित नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। और इसी प्रकार साबुन का जलीय विलयन कोलॉइड है, यानी साबुन को जलीय विलयन होगा ना, कोलॉइड होता है, यानी वो विसरित नहीं हो पाता है, लेकिन एल्कोहल में वो क्रिस्टलॉइड हो जाता है। एग्जाम्पल होते हैं। और उसी प्रकार कुछ और भी विशिष्ट परिस्थितियों में सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं को भी कोलॉइडी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो उसके बाद भाई और भी इसको विभाजन करने की, बांटने की प्रक्रिया चालू हुई। क्या चालू हुई? इनको बांटने की प्रक्रिया। तो इस प्रकार अतः आधुनिक मतानुसार कोलॉइड कोई पदार्थ न होकर पदार्थ की एक अवस्था होती है, एक स्टेट होती है। क्योंकि भाई पदार्थ में कैसे बांटेंगे, कुछ दो व्यवहार करने, तीन बिहेवियर शो करते हैं, तो उसको पदार्थ की एक अवस्था में बांट दिया, भाई कंडीशन में, स्टेट में बांट दिया, जो पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करती है। जैसे कि अभी तक तो था कि भाई जो एक नमक है वो एक तरीके से बताया था पहले, फिर बाद में पता चला कि वो दोनों तरीके से बिहेवियर शो कर सकता है। तो उसके बाद ये डिसाइड कर दिया भाई नमक होता ही नहीं है, कुछ नमक होता तो है, मतलब कि उसको लेकिन पदार्थ नहीं माना, उसको पदार्थ नहीं माना, उसको एक तरह से अवस्था मान ली, और ऐसे कह दिया कि भाई ये कणों के साइज पे निर्भर करेगी। भाई ऑब्वियसली साइज पे निर्भर करेगी, तो जो छोटा होगा विसरित हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो विसरित नहीं हो पाएगा, तो झंझट ही खत्म हो गया ना। अब अभी तक हमने देखा था कि भाई नमक है वो किसी एक विलयन में जाके तो पतला हो जाता था, जिससे विसरित हो जाता था, दूसरे में जाके बड़ा हो जाता था, जिससे विसरित नहीं हो पाता। तो मेन कारण था कि साइज का, क्योंकि विसरित करना है किसी चीज में से हमें भेजना है तो साइज मैटर करेगी ना भाई, वो ज्यादा बड़ा है तो मुश्किल से जा पाएगा, छोटा है तो
आसानी से जा पाएगा। तो बस साइज को इन्होंने मेन बेसिस मान लिया, क्या मान लिया, आकार को मेन बेसिस मान लिया, और इसके आधार पर 3 डिवाइड किए गए। कितने में डिवाइड किए गए? 3। फर्स्ट क्या है? बिलियन, सेकंड कोलाइड, थर्ड निलंबन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम इनके बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं कि भाई डिफरेंस क्या होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। तो अब हम बेसिक करते हैं कि भाई ये गुण है यहाँ पे, और वास्तविक विलयन, कोलॉइड विलयन और निलंबन, जो हमने ये बांटा है ना कि पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांटा है, उनमें डिफरेंस करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसके? प्रकृति के आधार पर वास्तविक विलयन क्या होता है? समांगी विषमांगी बताया होगा आपको कि जब में सभी एक जैसे होते हैं, समांगी होता है, विषमांगी अलग। इज इट क्लियर? समांगी विषमांगी आपने पढ़ा होगा क्या होते हैं। तो वास्तविक विलयन समांगी होता है, कोलॉइड विलयन विषमांगी, और निलंबन भी विषमांगी। और प्रावस्था कितनी होती है? 1 होती है, और इसमें 2 होती है, और इसमें भी 2 होती है। कणों का आकार इसका क्या होता है? 10⁻10 सेंटीमीटर से भी छोटा, यानी 10⁻⁷। 10⁻⁷ तो बहुत कम होती है। 10⁻⁷ यानी 1/10⁷, यानी 1 करोड़, यानी कितना हो गया। तो बहुत छोटा साइज होती है ना, बहुत छोटी साइज होती है। तो बहुत छोटी साइज होगी तो ऑब्वियसली बहुत छोटी साइज होगी तो ये समांगी विलयन होगा। समांगी यानी एक जैसा ही हो जाएगा ना, बिल्कुल साइज ही छोटी हो जाएगी, तो उसमें तो फर्क ही नहीं होगा कुछ भी, सब एक तरह से क्लियर होगा, तो समांगी हो जाएगा। विषमांगी, ये विषमांगी इसकी थोड़ी इनसे बड़ी होती है, 10⁻⁵ से 10⁻⁷, और ये 10⁻⁵ से भी बड़े होते हैं। कणों की दृश्यता, ये ऑब्वियसली देखो साइज छोटी है तो ऑब्वियसली कैसे देख सकते हैं। और इनकी साइज बड़ी भी नहीं है और ज्यादा छोटी भी नहीं है, तो इनको वैसे तो नहीं देखे जा सकते लेकिन सिंपल मतलब डायरेक्ट देख लेते हैं, आंखों से वैसे नहीं देख सकते, लेकिन कुछ सूक्ष्मदर्शी आती हैं, इनका यूज करते हुए हम इसको देख सकते हैं। समझ गए यहाँ तक? और इनकी साइज तो हम देख सकते हैं, साइज के आधार पर इनको देखना संभव है। इज इट क्लियर? गुरुत्वाकर्षण, अब मैंने बताया साइज बिल्कुल छोटी होती है, 10⁻⁷ से भी, मतलब इसका मतलब बहुत 1 करोड़ में पहुंच जाएगा, तो 0.00000 बहुत जाके बहुत कम आएगी। तो एक तरह से जो फोर्स होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल नेग्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? m×g होता है। क्या होता है? m×g। और मास क्या होता है भाई? मास साइज पे भी तो डिपेंड करता है ना, मास साइज पे डिपेंड करता है, क्योंकि मास को क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान इंटू वो घनत्व इंटू आयतन कर सकते हैं ना, घनत्व इंटू आयतन, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो सेम है लेकिन वॉल्यूम छोटा हो गया ना, बिल्कुल जितना साइज छोटी होगी उतना वॉल्यूम इसका छोटा होगा। तो एक तरह से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी है, और इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी भी ज्यादा कुछ खास बड़ी नहीं होती, क्योंकि इसको देखना भी तो कहाँ संभव था। जो कोलॉइड विलयन है इसको देखना भी इतना आसान नहीं है, बस सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। और ये तो ऑब्वियसली प्रभावित तो उनको, इसको भाई आंखों से देखी जा रही है चीज, उनमें तो फिर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, तो ये प्रभावित करते हैं। इज इट क्लियर? अधिशोषण, कम या नगण्य, क्योंकि भाई जो पहले से बिल्कुल ही नेग्लिजिबल साइज का है, तो भाई किसी चीज पे आएगा तो कैसे सोखा जाएगा, क्योंकि सोखने के लिए भाई दूसरी चीज आ रही है, उसका भी तो कुछ साइज होना चाहिए, उसी को तो सोखेगी। तो कम या नगण्य होता है। इसका उच्च होगा, ये भी नगण्य होगा। नगण्य क्यों? इसकी साइज, किसी की साइज ही ज्यादा बड़ी है तो अधिशोषण नहीं, वो सीधे जाकर वहां बैठ ही जाएगा एक तरह से। तो निलंबन वाले कण होते हैं वो सीधे जाके बैठ जाते हैं, और ये बिल्कुल कम होते हैं क्योंकि इनकी साइज बहुत छोटी होती है, तो ये तो कम या नेग्लिजिबल होते हैं। और ये ऑब्वियसली ये ज्यादा बड़े भी नहीं होते, ज्यादा छोटे भी नहीं होते, तो इनका अधिशोषण हो जाता है। अधिशोषण बेसिकली उन्हीं चीजों का होता है जो साइज इनकी ठीक ठाक होती है। अब ज्यादा बड़ा पहाड़, अब तुम ये रख दो कि भाई एक बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा रख दो, अब वो कैसे सोखा जाएगा? भाई थोड़ी साइज भी मैटर करती है। उसके अलावा फिल्टर कि भाई कैसे कर सकते हैं, इनका हमें पता है कि इसका साइज बहुत छोटा है, तो इनको न साधारण फिल्टर से कर सकते हैं न अल्ट्रा फिल्टर से कर सकते हैं। अल्ट्रा फिल्टर बेसिकली साइंटिफिक यूज के लिए होते हैं, और इनकी साइज देखो, जैसे हमने देखा था ना, सिंपल तो नहीं देखा जा सकता लेकिन सूक्ष्मदर्शी से पॉसिबल है। ऐसे ही इसमें भी साधारण फिल्टर से तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर होता है उससे पॉसिबल होता है। इज इट क्लियर? उसके अलावा निलंबन में तो भाई साइज भी ठीक है, वो भी ठीक है, तो किसी से भी कर लो, सब संभव है। ब्राउनी गति क्या होती है? ब्राउनी गति क्या होती है ये अभी मैं आगे बताऊंगा भाई क्या होती है, अभी आप समझेंगे। ये प्रदर्शित करना, बस इतना कर लो कि प्रदर्शित नहीं करेंगे, कोई साइज है, बेसिकली साइज है, तो इसमें ये कर लो कि इसमें ज्यादातर में नहीं आएगा, नहीं आएगा, है ना। वास्तविक विलयन में, कोलॉइड में आएगा ठीक, कभी नहीं कभी हाँ, निलंबन में ज्यादातर होगा। और करते हैं ब्राउनी गति, ये नहीं करते। इसको एक बार ब्राउनी गति को बताऊंगा मैं आगे वाले में। टिंडल प्रभाव भी आपने पढ़ा होगा, टिंडल प्रभाव, और बाकी इसमें आगे आएगा, उसको मैं बता दूंगा, बाकी आपने पुराने वाले लेक्चर में पढ़ा होगा। तो ये प्रदर्शित नहीं करेंगे, ये करेंगे और ये नहीं करते, और ये वाले
नहीं करती, क्योंकि बेसिकली मीडियम साइज के कण होते हैं, वही टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति और जो फिल्टर में बाहर निकलेंगे वो मीडियम साइज के निकल सकते हैं, बड़ी साइज के पॉसिबल नहीं है। मिश्रण तीव्र गति से होगा। विसरण क्या क्या होता है? विसरण मतलब प्रभाव, विसरण, परासरण, विसरण होता है ना, तो एक तरह से वो जल्दी निकल जाएगी, बाधा ही नहीं आएगी ना। बहुत छोटा है तो उसके सामने क्या बाधा आ पाएगी, वो तो क्या दिक्कत होगी। अब कोई बड़ा कण है, अब उसके सामने तो बाधा आ जाएगी, तो वो तो पूरा बीच में अटक जाएगा, तो इसलिए इनका तो संभव ही नहीं होता, ये तो अटक ही जाते हैं। इसके अलावा इनका आराम से, तो इनकी साइज नॉर्मल होती है। विद्युत क्षेत्र धनायन कैथोड की और ऋणायन एनोड की ओर होते हैं। ऑब्वियसली धनायन कैथोड की ओर जाएंगे और ऋणायन एनोड की ओर जाएंगे। सभी कणों का विपरीत होता है, सभी कणों का विपरीत, यानी जैसे इसमें बहुत सारे कण होंगे कोलाइड में, तो जैसे मान के चलो ये बन गए, ये कण है, ये कण है, ये सारे कण है, तो अब ये देखो, एक तो इधर जाएगा, तो दूसरा इस तरफ जाएगा, तीसरा इस तरफ जाएगा, चौथा इस तरफ, मतलब सब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। और विद्युत और क्या इसमें क्या होता है, अप्रभावित रहता है विद्युत क्षेत्र, अप्रभावित, यानी जिसकी साइज ज्यादा तो उसमें तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रकटता क्या होगी, यानी किस तरीके के दिखाई देंगे, तो ये तो पारदर्शी होंगे। पारदर्शी यानी जिनके आर पार देखा जा सकता है। क्या आर पार देखा जा सकता है, आपने पढ़ा होगा, तो इनका तो आर पार देखा जा सकता है, क्योंकि वास्तविक विलयन होते हैं ना, उनकी साइज बहुत छोटी होती है, तो उनका आर पार देखना पॉसिबल, बड़ा आसान है। क्या है, बड़ा आसान है, समझ रहे हो ना। और जो निलंबन वाले होते हैं, निलंबन की साइज बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत बड़ी होगी, टाइट होंगे, सॉलिड होंगे, तो उनके वो अपारदर्शी होंगे, जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। और बेसिकली जो मीडियम साइज के उनके आर पार जनरली देखा जा सकता है, कभी कभी कंडीशन में नहीं देख पाएंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो अब हमारा आता है कोलाइड की प्रावस्थाएं, फेज कंडीशन, तो सॉरी फेज या अवस्थाएं कि कौन कौन सी स्टेट में रह सकता है, समझ गए। तो देखते हैं भाई कौन कौन सी होती है। एक तो परीक्षित प्रावस्था होती है, परिक्षेपण माध्यम होता है। तो पढ़ते हैं भाई क्या होता है। यह वितरित अथवा आंतरिक प्रावस्था भी कहलाती है। यह वह घटक है जिसकी मात्रा अल्प होती है। यह वह घटक है जिसकी मात्रा अल्प होती है, समझ रहे हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड जस्ट थोड़ा वेट करें। तो गाइज एक सेकंड, थोड़ी टेक्निकल इशू की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी पीसी में, सो हम वापस स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे थे, यहाँ पे कोलाइड की प्रावस्था है। तो हमने अभी कोलाइड समझा भाई कोलाइड क्या होता है। उसके अलावा हमने जो पदार्थ होते हैं उनकी तीन पार्टों में डिवाइड होता है अवस्था के आधार पर, वो भी पढ़ा। अब हम कोलाइड के पॉइंट पर वापस आ जाते हैं। तो कितनी कंडीशन होती है हमने बता दिया, 2 कंडीशन होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, ये होती है वितरित अथवा आंतरिक प्रावस्था, यानी घटक जिसकी मात्रा अल्प होती है। यानी कोलाइड मैंने बताया था कि भाई कोलाइड है ना। अब इसके अंदर दो चीज होंगी, कोलाइड के अंदर 2 चीजों मिक्स होगा। एक तो ये चीज हो गई, है ना, और एक और लेते हैं, एक ये हो गया, ये हो गया। तो बेसिकली परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होगी, यह वह घटक जिसकी मात्रा अल्प है, यानी जिसमें इन दोनों चीजों में जिसकी मात्रा कम होगी ना, वो क्या हो जाएगा, परिक्षिप्त प्रावस्था। और अगर इनमें जिसकी चीज ज्यादा होगी, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लाल कलर को ज्यादा कर देता हूँ, लाल ज्यादा हो गया, तो लाल क्या हो गया, वह घटक जिसका आधिक्य होता है, आधिक्य नहीं अधिकता होती, तो ये लाल कलर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा परिक्षेपण माध्यम। क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परिक्षेपण माध्यम। और जो ये पीला कलर है, ये पीला कलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारी परिक्षिप्त प्रावस्था, क्योंकि ये कम है। यानी बेसिकली कोई चीज है, एक तरह से विलयन मान लो, विलयन है, विलयन में क्या होता है, विलय और विलायक होते हैं, विलय और विलायक होते हैं। यानी विलायक में विलय घुल जाता है तो विलयन बन जाता है। तो विलय क्या हो गया, विलय एक तरह से परिक्षिप्त प्रावस्था हो गया, और विलायक क्या हो गया, परिक्षेपण माध्यम। यह वितरण ये भारी प्रावस्था भी कहलाती है, क्योंकि भाई ज्यादा है, जो ज्यादा होगा तो वो पूरा उसको घेर लेगा ना, पूरा दबो, मतलब जो चीज ज्यादा होगी
उसी के अंदर तो घुला होगा ना, तो अंदर घुला होगा, तो बाहर कौन सा वो ज्यादा वाली संख्या होगी ना, ज्यादा वाली मात्रा, तो परिक्षेपण माध्यम बाहर होता है और जो परिक्षिप्त अवस्था होती है वो अंदर होती है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सिल्वर के जलीय कोलाइड विलयन में सिल्वर परिक्षिप्त प्रावस्था में जलीय परिक्षेपण माध्यम की भांति कार्य करता है। इसका मतलब है कि सिल्वर है ना, उसका जलीय कोलाइड बनाएंगे, यानी सिल्वर के कणों को पीस लेके उसमें पानी मिला के उसका कोलाइड बनाएंगे, तो सिल्वर परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, जिसकी मात्रा कम होती है। देखो घटक कम होता है, यानी जो विलयन बनेगा उसमें पानी तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन सिल्वर कम होगा, तो जल परिक्षेपण माध्यम बन जाएगा, क्योंकि मात्रा ज्यादा, और जलीय जो सिल्वर होगा वो परिक्षिप्त प्रावस्था होगी, है ना। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद है कि परिक्षेपण अथवा वितरण माध्यम के नाम के आधार पर कोलाइडी विलयनों को निम्नांकित विशिष्ट नाम दिए गए हैं। इसका है कि देखो भाई, एक चीज तो कम होगी मात्रा, एक की ज्यादा होगी, एक की कम होगी, एक की ज्यादा होगी, यानी परिक्षेपण प्रावस्था की माध्यम होगा। तो इनकी सिचुएशन के हिसाब से इनको 4-5 कई नाम दिए गए, स्पेशल नाम दिए गए हैं। जैसे परिक्षेपण माध्यम जल होने पर हाइड्रोसोल होता है। परिक्षेपण माध्यम यानी अगर किसी विलयन में, किसी कोलाइड में अगर जल की मात्रा ज्यादा है ना, परिक्षेपण माध्यम यानी जिसकी मात्रा ज्यादा है, तो जब क्या हो जाएगा वो हाइड्रोसोल। आप खुद भी देख सकते हैं, मैंने इससे पहले 9 चैप्टर करवा रखा हूँ, इससे पहले करा दिया। 9 चैप्टर है बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें मैंने बताया था कि जो H2 होता है उसको एक्वा हाइड्रो भी कह सकते हैं, H2 को हाइड्रो भी कह सकते हैं एक तरह से। तो हाइड्रोजन से नाम याद कर सकते हैं, H2 हाइड्रोजन आ रहा है, तो परिक्षेपण माध्यम जल होने पर हाइड्रोसोल। परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल होने पर एल्कोसोल। बस आगे का नाम जैसा ही है, सेम टू सेम। तो एल्कोहल यानी एल्कोहल की मात्रा ज्यादा है तो एल्कोसोल, अगर बेंजीन ज्यादा है तो बेंजोसोल, अगर वायु ज्यादा है तो एरोसोल, क्योंकि वायु को एयर भी कह सकते हैं, तो एरोसोल। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं कि अभी तक हमने देख लिया भाई परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, और किसी की ज्यादा दिखता है, जल की ज्यादा है तो हाइड्रोसोल, वायु की ज्यादा है तो एरोसोल, बेंजोसोल, एक्वोसोल, एल्कोसोल, ये सब हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने देखा कि भाई परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम डिसाइड तो कर दिए, लेकिन उनकी प्रकृति के आधार पर भाई परिक्षिप्त प्रावस्था पानी है और परिक्षेपण माध्यम सॉलिड है, तो उनको क्या कहेंगे, उनका भी स्पेशल नाम से डिवाइड कर दिया भाई, उनके एग्जाम्पल से भी डिसाइड कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो पुराने वाला स्लाइड है ना, जैसे ये रही, तो इसमें हमने अभी देखा कि भाई कुछ परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रावस्था ही होती है ना, लेकिन इसमें परिक्षेपण माध्यम तो बता दिया, लेकिन उसके अलावा अब परिक्षेपण माध्यम के साथ साथ परिक्षिप्त प्रावस्था को दोनों को कंबाइंड करके उनका वर्गीकरण किया गया भाई, कि जैसे परिक्षिप्त प्रावस्था ये हो और परिक्षेपण माध्यम ये हो, तो इसे क्या कहेंगे, यानी इसको और विस्तार से इसका वर्गीकरण कर दिया। तो बस ये चीजें याद करने की, ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये तो याद करना पड़ेगा। इसमें समझा नहीं गया है कि परिक्षिप्त प्रावस्था नहीं, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, जिसकी मात्रा कम हो, यानी और परिक्षेपण माध्यम जिसकी मात्रा ज्यादा हो। तो यानी गैस की मात्रा कम है, द्रव की ज्यादा, यानी तो द्रव की ज्यादा, यानी द्रव इतना है, गैस इसके अंदर होगी, यानी गैस इसके द्रव के अंदर आ रही होगी। गैस कहाँ आ रही होगी, द्रव के अंदर, जब तो इसकी मात्रा कम होगी ना, जो आ रही होगी इसकी मात्रा कम होगी, तो द्रव के अंदर गैस आ रही होगी, तो इसे क्या कहेंगे हम, इस कोलाइड का नाम क्या है, झाग्या फैन। आप खुद सोच सकते हैं कि पानी है, पानी के अंदर गैस आ जाती है तो बुलबुला बन जाता है ना, झाग बन जाता है, फैन बन जाता है। आप झाग देखेंगे साबुन से बनाते होंगे, तो साबुन में क्या पानी होता है, पानी के अंदर गैस आ जाती है, गैस बढ़ जाती है ना, गैस आ जाती है तो वो फूल सा जाता है, तो झाग फैन कह सकते हैं। झाग फैन यानी साबुन, विलियन, फेटुई क्रीम होती है, सोडा वाटर का झाग, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। और आगे पढ़ते हैं, एक बार इसका इरेज करते थे, क्या कर देते हैं, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बता सकते हैं आप, हम एक बार और बिल्कुल क्लियर कर देंगे। बाकी पीडीएफ की टेंशन मत करना, पीडीएफ मिल जाएगी। अगर परिक्षिप्त प्रावस्था गैस हो और प्रक्षेपण माध्यम ठोस हो, यानी कि ये ठोस सरफेस है, इसके ऊपर गैस आ रही होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ठोस फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, ठोस फॉर्म। एग्जाम्पल है केक, रबड़, स्टाइरिन, फोम। स्टाइरिन आपने पढ़ा हो पॉलीमर में, अगर नहीं पढ़ा हो तो आगे पढ़ लेंगे, अभी आएंगे। तो स्टाइरिन होता है एक पॉलीमर होता है। फोम, सूखे समुद्री झाग, ये सब इसके उदाहरण है। उसके अलावा अगर द्रव गैस के अंदर आ रहा होगा, जैसे ये गैस है, जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में पानी भर दिया तो क्या हो जाए, द्रवों के वायुसोल या एरोसोल हो जाएगा, जैसे कोहरा, बादल, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव। अगर द्रव के अंदर द्रव्य है, यानी पानी है, एक तरह का पानी है, पानी एग्जाम्पल कोई ऐसी सॉल्यूशन है, जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल एक तरह से पानी होता है, एल्कोहल है, अब उसके अंदर कुछ और दूसरे पदार्थ, लिक्विड पदार्थ मिला दिया, एल्कोहल के अंदर मिला दिया हमने, मान के चलो हमने मिला दिया कार्बोक्सिलिक एसिड मिला दिया,
पर रिएक्शन कर लेंगे, पर एक तरह से एग्जाम्पल मान चलो रिएक्शन नहीं कर रहे, तो जो अल्कोहल के अंदर एक द्रव है उसके अंदर एक और दूसरा द्रव मिला दिया, तब क्या बन जाएगा, पायस या इमल्सन कहलाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल है दूध जल मिश्रण, दवाइयाँ, ये सब जल मिश्रण, तेल जल मिश्रण, दूध जल मिश्रण भी कह सकते हैं। जैसे दूध है, दूध के अंदर पानी मिला दिया तो ये दूध जल मिश्रण बन जाएगा, क्या एक पायस है। इसके अलावा ठोस के अंदर पानी मिल रहा हो, द्रव कम प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी कम है, और ठोस प्रक्षेपण माध्यम क्या ठोस है, यानी ठोस के अंदर जल मिल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, जेल कहेंगे, जेल कहेंगे। और मक्खन, बूट पॉलिश, जैम, जेली, पनीर, दही और बालों को सही करने का जेल भी आता है, वो भी। अगर गैस के अंदर ठोस आ रहा हो तो ठोसों के वायुसोल, ठोसों के वायुसोल कह सकते हैं। धुओं का तूफान, धूल का तूफान, धूल का तूफान देखा होगा आपने, धूल के तूफान में धूल ज्यादा होती है, इसमें कंकड़ पत्थर कम होते हैं, तो एक तरह से धूल और कंकड़ पत्थर मिल ही रहे ना, दोनों आ रहे हैं, तो इसमें दोनों प्रावस्था होगी ना, धूल भी आ गई, कंकड़ पत्थर भी आ गई, नहीं ठोस भी आ गया और गैस भी आ गई। लेकिन मात्रा किसकी ज्यादा होगी, धूल गैस की ज्यादा होगी, इसमें धुएं की ज्यादा मात्रा होगी, गैस की। कंकड़ पत्थर इतने नहीं होंगे जितना बहुत बड़े एरिया में गैस होगी। तो एक तरह से ये धूल का तूफान हो गया ठोसों के वायुसोल। अगर द्रव आ रहा होगा, द्रव के अंदर ठोस आ रहा होगा तो ये सॉल्व हो जाएगी, सोने का सॉल्व, कोलाइड, जल, ये सब ठोस के अंदर ठोस आ रहा होगा, यानी ठोस के ऊपर ठोस कर रहा होगा तो क्या जाए ठोस सॉल्व। जैसे खनिज, रूबी, ग्लास, यानी आपने कई देखे होंगे जिनमें रूबी ग्लास होते हैं, उनमें एक तरीके का कीमती पत्थर होता है और उसी के साथ साथ 2-3 मिक्स हो जाते हैं। जैसे ये आपने ये स्ट्रक्चर देखे ना, ये स्ट्रक्चर, इसमें एक तो अलग तरीके का होगा, दूसरा अलग तरीके का कीमती पत्थर होगा, तीसरा अलग तरीके का। मेनली ये चीजें होती हैं, अपन ने ऑर्नामेंट्स गहने बनाते हैं, उनमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद है हम कोलॉइड विलयन का वर्गीकरण, कोलॉइड विलयन का वर्गीकरण। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो हमें एक बार कमेंट करके बता दीजिए। बाकी यहीं पे हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। और ये कोलॉइड विलयन का वर्गीकरण, ये द्रव स्नेही, द्रव विरोधी कोलॉइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे वो लेंगे। उसके अलावा ये इनका और भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन और डिवीजन के कैसे कैसे किन किन चीज़ों में डिवाइडेड है, कि कितने तरीके के होते हैं, मिशेलीकरण की प्रोसेस आपने 10th में पढ़ी होगी, और आगे ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। कोलॉइड विलयन की विधियाँ, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे कैसे कैसे कोलॉइड बनाते हैं। अभी तक तो हमने देख लिया भाई कोलॉइड ये होती है, इतने तरीके से बनते हैं, इतने प्रकार के होते हैं, ये अवस्थाएं होती हैं, ये इनमें ये चीज़ होती है, फर्दर इतने डिवाइडेड होते हैं। लेकिन ये बनते कैसे, ये चीज़ें अभी हम बताएंगे, कितने तरीके होते हैं। तो इस आगे जो लेक्चर आएगा उसको भी सुनने के लिए रेडी हो जाइए। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अभी बताने के लिए, और आपको भी बिल्कुल एक्साइटेड होकर पढ़ना पड़ेगा। सो ये वीडियो हमें आपको कैसा लगा, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय, सी यू सून।